हेलो फ्रेंड्स, सीटेट इंग्लिश पेडागोजी की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग थ्योरी का जो अगला पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो क्लासेस हो चुके हैं वो क्लासेस आप लोगों ने वॉच की होंगी। आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के कुछ इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जैसे फंक्शन क्या है इंग्लिश लैंग्वेज के, और इंग्लिश लैंग्वेज का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रोल क्या है, और जो इंग्लिश टीचिंग में जो समस्याएं आ रही हैं वो क्या है, यानी जो प्रॉब्लम्स हैं इंग्लिश टीचिंग इंडिया में, इंग्लिश टीचिंग में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, इन इंडिया सबसे पहले देखना होगा कि इंडिया में क्या है, इंग्लिश किस वे में ली जा रही है इंडिया में। तो इन इंडिया इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछा भी जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया में इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज ट्रीट किया जाता है। वैसे इसके कई रोल हैं, वो आगे चल के पता चलेगा, इसके कई फंक्शंस हैं, लेकिन बेसिकली जो इंडिया में इंग्लिश का रोल है वो एज अ सेकेंड लैंग्वेज है, बट इट इज अ मॉडर्न विंडो ऑफ द वर्ल्ड। और इसे क्या कहा जाता है, मॉडर्न विंडो कहा जाता है ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया को अगर आप देखना चाहते हैं, दुनिया को समझना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इसका मतलब ये है इंग्लिश इज ए सेकेंड लैंग्वेज बट इट इज अ मॉडर्न विंडो ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की ये सेकेंड विंडो है। इट इज द मीन्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। देखिए, कहीं भी दुनिया में जाएंगे तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन चुकी है। जो इंग्लिश क्या है, हम कहें तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन चुकी है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि अगर आप कहीं भी किसी कंट्री में जाते हैं तो वहां की लैंग्वेज आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको इंग्लिश आती है। इसका मतलब यह है कि आप इंडिया के रहने वाले, आपको हिंदी तो आती है, तमिल तेलुगु तो आती ही है, साथ में इंग्लिश आती है। इसी तरीके से किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, अगर वहां की लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो इंग्लिश एक ऐसी ग्लोबल लैंग्वेज भी है जो हर कंट्री में एक्सेप्टेबल है और हर कंट्री के लोग इसे जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो इससे कम्युनिकेशन इजी हो जाता है। इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, ये जो है इट इज द मीन ऑफ, एक साधन है इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस का। ठीक है, अब कुछ फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के कार्य क्या हैं, फंक्शन क्या है, वो समझ लेते हैं वन बाय वन। टीचिंग इंग्लिश इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन सर्व करती है? सबसे पहले इसका कम्युनिकेटिव फंक्शन होता है। टीचिंग इंग्लिश इसका एक कम्युनिकेटिव फंक्शन है। कम्युनिकेटिव फंक्शन क्या है? It is used as a medium of conversation between people speaking different native languages। अगर कोई भी व्यक्ति डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, जैसे इंडिया की ही खास तौर पे बात करें तो इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सारे प्रदेशों में। तो ऐसे में क्या है, जैसे कोई उत्तर भारत का व्यक्ति, अगर कोई नॉर्थ इंडिया का जो भी है कैंडिडेट, वो अगर साउथ इंडिया में जाए, दक्षिण भारत की तरफ जाए, और वो हिंदी में बात करना चाहेगा, तो हो सकता है वो कम्युनिकेशन उसका अच्छा ना हो पाए, क्योंकि साउथ इंडिया में हिंदी को समझने वाले लोग नहीं है। तो ऐसे में क्या है, डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस, यानी इट इज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल स्पीकिंग डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस। जैसे भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो पूरे भारत में आप कहीं पर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं लोगों के साथ। तो ये इसका कम्युनिकेटिव फंक्शन है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन की बात करें तो इट इज लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो आपके प्रशासन की भाषा भी इंग्लिश होती जा रही है। कोर्ट्स की भाषा तो इंग्लिश है ही है, और कोर्ट्स और कानून की भाषा जो है वो भी इंग्लिश है। तो ये एक रेगुलेटरी फंक्शन भी है इंग्लिश लैंग्वेज का। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन क्या है? इट इज यूज्ड इन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन खासतौर पे जब हम इंटर के बाद आगे पहुंचते हैं तो जो साइंस और मैथ का पार्ट है वो तो टोटल इंग्लिश में हो ही जाता है, और बाकी सब्जेक्ट भी जो अदर मीडियम में होते हैं वो भी इंग्लिश में आसानी से समझे जा सकते हैं। तो ये इसका क्या है, इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन है। तो फंक्शंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो पहला फंक्शन है कम्युनिकेटिव फंक्शन हो सकता है, उसके बाद रेगुलेटरी फंक्शन भी होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन होते हैं, और इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑक्यूपेशनल फंक्शन होता है।
ऑक्यूपेशनल फंक्शन में क्या है, इट इज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस करते हैं आपको इंग्लिश की समझ होनी चाहिए, डिफरेंट कंपनीज के सीईओ से बात करनी पड़ती है, डिफरेंट आपको जो आपके बॉन्ड हैं वो बनाने पड़ते हैं, डिफरेंट एग्रीमेंट्स करने पड़ते हैं, तो ज़्यादातर ये लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही इसमें प्रभावी होती है। ट्रेड, कॉमर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो लैंग्वेज है वो भी आपको ज़्यादातर इंग्लिश मिल जाती है। तो ये इसका इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऑक्यूपेशनल फंक्शन है। नेक्स्ट है इसका क्रिएटिव फंक्शन, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, पॉलिटिकल वर्क्स। आजकल देखते हैं इंडियन जो लीडर्स हैं उनकी भी बात करें तो वो भी अपनी बुक्स को किस लैंग्वेज में लिखते हैं, तो वो इंग्लिश में लिखना प्रीफर करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में लिखने लगे हैं बुक्स को, ठीक है। तो बहुत सारा लिटरेचर अब इंडिया में भी इंग्लिश में मिल जाता है। इसी तरीके से जो पॉलिटिकल वर्क्स हैं वो भी बहुत ज़्यादातर मात्रा में इंग्लिश में ही देखने को मिलते हैं। तो ये इसका एक क्रिएटिव फंक्शन भी है कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर भी लिखा जाता है, पॉलिटिकल वर्क्स भी लिखे जाते हैं, यानी जो रचनाएं हैं चाहे वो लिटरेचर से संबंधित हो चाहे वो पॉलिटिकल राइटिंग्स हो, वो भी अब ज़्यादातर इंग्लिश में देखने को मिलती हैं। ये इसका क्रिएटिव फंक्शन है, ठीक। तो ऑक्यूपेशनल फंक्शन है, क्रिएटिव फंक्शन है, और इससे पहले जो 2-3 फंक्शन डिस्कस किए हैं उन्हें भी ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग, इंग्लिश शुड बी टॉट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। क्यों पढ़ाई जानी चाहिए इंग्लिश, इंग्लिश स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ाई जानी चाहिए, ये बात पता होनी चाहिए हमें, ठीक। तो इंग्लिश शुड बी टॉट फॉर द फॉलोइंग रीजन, इन रीजन से पढ़ाई जानी चाहिए। सबसे पहला क्या है, इट सर्व्स एज अ लिंक लैंग्वेज। लिंक लैंग्वेज का मतलब यह है लोगों को जोड़ने का काम करती है। लिंक लैंग्वेज क्या होती है, लिंक करती है लोगों को। जो हिंदी भाषा, जैसे हम हिंदी जानते हैं लेकिन सामने वाला तेलुगु जानता है, वो हिंदी नहीं समझ रहा है। अगर कोई तेलुगु जानता है तो सामने वाला व्यक्ति है वो उड़िया नहीं जानता है। तो ऐसे लैंग्वेज जो लोग अपने अपने नेटिव लैंग्वेज, जो अपने क्षेत्रीय भाषा बोल पाते हैं, जिन्हें पूरे देश में सभी भाषाओं में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, वो अगर इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर लेते हैं तो पूरे देश के सभी लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज लोगों को जोड़ने का काम करती है, लिंक का काम करती है, ठीक है। फॉर इंटर स्टेट, देखो इंटर स्टेट की बात हो रही, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटर स्टेट में अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हैं तो अगर आपको उस स्टेट की लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, तो आप लिंक कर पाएंगे, लोगों से रिलेट कर पाएंगे। और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, तो ये कम्युनिकेशन में लिंक का काम करती है, इसलिए लिंक लैंग्वेज की तरह सर्व होती है, इसलिए भी पढ़ना चाहिए। दूसरा है इट इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, जो ये लैंग्वेज है ये ग्लोबल भी है। ये लैंग्वेज कैसी है, ग्लोबल है बहुत ही, यानी पूरे देश में छोड़िए पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंग्लिश को समझने वाले, बोलने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले लोग मिलते हैं, इसलिए ग्लोबल लैंग्वेज है। ट्रेड और कॉमर्स का इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंग्लिश ही यूज होती है, इसलिए ये ग्लोबल लैंग्वेज भी बोली जाती है। इट इज ए लैंग्वेज ऑफ प्रेस्टीज, दूसरा चीज ये सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। प्रेस्टीज का मतलब यह है कि अगर आपको इंग्लिश आती है, आप अपनी भाषा में कितना भी अच्छे हैं, लेकिन आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो कई बार अपने आप को ऐसा लगता है कि इंग्लिश आनी चाहिए, यानी सम्मान के भाव से भी आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप अपने आप में अच्छा फील कर सकते हैं, तो लोग इसे लैंग्वेज ऑफ प्रेस्टीज भी समझते हैं। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड कल्चर, साइंस टेक्नोलॉजी जितनी भी चीजें हैं, कल्चरल चीजें हैं, वो ज्यादातर आपको, लिटरेचर जो भी है ज्यादातर आप इंग्लिश में आपको देखने को मिलने लगा है। और साइंस और टेक की बात करें तो सबसे ज्यादा इंग्लिश ही है। तो ये एक लैंग्वेज है इंग्लिश ऐसी जिसमें साइंस और टेक में बहुत ज्यादा जरूरी भाषा है। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड इन सोशल एंड इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन, यानी सोशल और इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन जब होते हैं तो भी इंग्लिश लैंग्वेज काम में आती है। इट हेल्प्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं, इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं, इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला है इट इज ए लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर एंड लाइब्रेरी, यानी इंग्लिश में आपको लिटरेचर भी बहुत सारा मिल जाता है। यहाँ तक केवल लिटरेचर की बात ना करें, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल दोनों तरह के वर्क आपको इंग्लिश में मिल जाते हैं। लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको ज़्यादातर जो भी चीज़ें हैं आपको इंग्लिश में बुक्स मिलेंगी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर इंग्लिश में आपको बुक्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट है इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और कोर्ट लॉज,
ये भी भाषा है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में, कोर्ट और जो भी है कानून में भी इंग्लिश भाषा को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट, इट इज ए मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। जब आप 10+2 के बाद जाते हैं हायर एजुकेशन में तो आपको ज़्यादातर सब्जेक्ट्स वो आपको इंग्लिश में ही मिलते हैं, तो हायर एजुकेशन का मीडियम भी इंग्लिश है, ठीक, इसलिए भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश की बात करें, अब इंग्लिश को टीच करने का ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, उद्देश्य क्या है, ये बहुत जरूरी बात है। इन इंडिया इंग्लिश इज टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इंडिया में इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाती है, एक सेकेंड लैंग्वेज की तरह पढ़ाई जाती है। इंडिया में इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज की तरह पढ़ाई जाती है। दस द चीफ एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जो सबसे मुख्य उद्देश्य है इंग्लिश टीचिंग का, शुड बी लिंग्विस्टिक एंड प्रैक्टिकल, यानी भाषा संबंधी ज्ञान तो दिया ही जाना चाहिए, दूसरी चीज प्रैक्टिकली होनी, एक ये नहीं कि केवल थ्योरी पढ़ा दी और उसके बाद में बच्चे को आता है नहीं कुछ, यानी वो समझ नहीं सकता, इंग्लिश को बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, अपनी बात को समझा नहीं सकता, तो अगर ऐसा नहीं, इसका मतलब वो नॉलेज आप प्रैक्टिकली नहीं दे पा रहे हैं। सो दैट द लर्नर शुड एक्वायर प्रैक्टिकल कमांड ओवर इट, यानी भाषा जो सिखाई जाए उसके दोनों आस्पेक्ट में, एक लिंग्विस्टिक यानी भाषा ज्ञान जो है वो तो दिया ही जाए, प्रैक्टिकल वे में जो दिया जाए ये ज्ञान, ठीक, जिससे कि वो एक्वायर कर पाए, प्रैक्टिकल कमांड कर पाए इंग्लिश पे, जब कभी जरूरत पड़े इंग्लिश बोलने की तो वो बोल सके, समझने की जरूरत पड़े तो समझ सके, लिखने की जरूरत पड़े तो अपनी बात को लिख सके। अब अकॉर्डिंग टू टॉमस एंड विट, इन्होंने कहा देयर आर 4 स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। टॉमस एंड विट बताते हैं कि 4 स्पेसिफिक एम हैं, 4 स्पेसिफिक उद्देश्य हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश टीचिंग के, क्यों पढ़ाई जानी चाहिए। तो इससे क्या होता है, टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, अगर आप स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाते हैं तो स्पोकन इंग्लिश की समझ विकसित कर पाएंगे, यानी बोली हुई इंग्लिश को समझ पाएंगे। दूसरी बात यह है कि टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, वो इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे। और तीसरी बात है कि टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, लिखी हुई इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसे समझ जाएंगे कि इसका सेंस क्या है, इसका मीन क्या है। टू राइट इंग्लिश करेक्टली, लिखना भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये 4 बेसिक उद्देश्य हैं टॉमस एंड विट के अकॉर्डिंग, स्पोकन इंग्लिश को समझना, इंग्लिश करेक्टली बोल पाना, और लिखी हुई इंग्लिश को समझना और करेक्ट तरीके से उसे लिख पाना, ठीक, 4 उद्देश्य हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो द फॉलोइंग आर 2 चीफ ऑब्जेक्टिव्स, जो नीचे ये दिए गए हैं ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट 2 ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहले तो अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इसके 2 उद्देश्य हैं। सबसे पहले तो बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, वो समझे कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, और उसमें जो भी चीजें हैं उसका पूरा ग्रामर समझे। दूसरा यह है कि लिटरेरी डेवलपमेंट, इंग्लिश के प्रति उसकी रुचि विकसित हो, इंग्लिश साहित्य को लिखे वो, ठीक है, समझे, पढ़े, उसमें इंटरेस्ट उसका क्रिएट हो। तो लैंग्वेज संबंधी डेवलपमेंट और दूसरा लिटरेचर यानी लिटरेरी डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के। नेक्स्ट बात है लैंग्वेज, अब इसमें एक एक करके समझ लेते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या है, इट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ 4 बेसिक स्किल्स। लैंग्वेज डेवलप कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप 4 बेसिक स्किल्स डेवलप कर रहे हैं बच्चों में, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगर आप ग्रामर बच्चे की स्ट्रॉन्ग कर दे रहे हैं तो बच्चे को क्या है, लिसनिंग यानी जो इंग्लिश बोली जाएगी उसके सामने वो अच्छे से लिसनिंग पावर उसकी अच्छी होगी, यानी उसके जो उसका सेंस है उसे गेन कर पाएगा। दूसरा यह है कि स्पीकिंग, बच्चा स्पीकिंग सीख जाएगा, रीडिंग पढ़ पाएगा लिखी हुई इंग्लिश, और राइटिंग, इसके लिए बच्चे को लैंग्वेज सिखाई जाती है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, ग्रामर का पार्ट पढ़ाया जाता है। लिसनिंग मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ सिमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज। सिमेंटिक जो है आपका, सिमेंटिक एस्पेक्ट का मतलब यह है कि अर्थ से संबंधित चीजें उसे सीख पाए। जब लिसन कर पाएगा अच्छे से तभी तो उसका अर्थ निकाल पाएगा, उसका भाव क्या है ये समझ पाएगा। अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ व्हाट समवन सेज, अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह है कि आप ये समझ पाओ कि कोई कहना क्या चाहता है, ठीक, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ व्हाट समवन सेज। नेक्स्ट है स्पीकिंग इज एसोसिएटेड विद द फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। स्पीकिंग का संबंध है फोनेटिक, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो स्पीकिंग से संबंधित एबल अगर हो रहे हैं, स्पीकिंग एबिलिटी उनकी तभी स्ट्रांग हो पाएगी जब वो लैंग्वेज के फोनेटिक एस्पेक्ट को समझ पाएंगे, यानी किसी भी
ध्वनि को, किसी भी शब्द को, किसी भी वर्ड के किसी भी पार्ट को कहाँ से उसका साउंड है, किस पिच से बोलना होता है, यानी उसका फोनेटिक एस्पेक्ट का मतलब उसकी पूरी रिदम, साउंड, ये सारी चीजें ध्वनि से संबंधित उसे जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो स्पीकिंग तभी अच्छी हो पाएगी जब उसे पता होना चाहिए कि किस पिच से बोलना है, क्या रिदम होगी हमारी बात की, ठीक, क्या कहाँ पर स्ट्रेस देना है, कौन सा सिलेबल स्ट्रेस देना है, कहाँ पर स्ट्रेस नहीं देना है। तो ये सारी चीजें फोनेटिक एस्पेक्ट में आती हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी फोनेटिक एस्पेक्ट का हिस्सा है, स्पेलिंग्स, इंटोनेशन, ठीक, ये सभी फोनेटिक एस्पेक्ट के हिस्से हैं। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग पर ज्यादा जोर रहता है। बात के जो भी बात लिखी गई है उसके अर्थ पर ज्यादा जोर रहता है, ठीक है, कोई क्या कहना चाहता है ये पता चलता है। अगर बच्चे की सिमेंटिक एस्पेक्ट ज्यादा मजबूत है तो वो समझ पाएगा कि कोई भी ये सेंटेंस के थ्रू, इस लेटर के थ्रू, इस बुक के थ्रू क्या मैसेज देना चाहता है। स्पीकिंग तभी अच्छी हो सकती है जब स्टूडेंट्स को फोनेटिक एस्पेक्ट्स की जानकारी अच्छी खासी हो। तो ये सारी बातें बच्चे को लैंग्वेज डेवलपमेंट में सिखाई जाती हैं। अब आगे समझते हैं लिटरेरी डेवलपमेंट में क्या होता है। लिटरेरी डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थॉट्स। क्रिएटिव थॉट्स का डेवलपमेंट करना ही लिटरेरी डेवलपमेंट है। बिसाइड्स डेवलपिंग द 4 बेसिक स्किल्स, कहने का मतलब यह है कि जो 4 स्किल्स डेवलप करते हैं उनके अलावा क्रिएटिव थॉट्स भी बच्चों के अंदर होनी चाहिए, वो आती हैं लिटरेरी डेवलपमेंट से। जब बच्चों को लिटरेचर पढ़ाया जाता है, जब स्टूडेंट्स को लिटरेचर पढ़ाया जाता है, इट इंक्लूड्स एप्रिसिएशन ऑफ लैंग्वेज स्टाइल, यानी कोई भी भाषा है उसे एप्रिशिएट करना है, स्टाइल समझनी है, उसमें यूज ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर, लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है कौन सा यूज हो रहा है। अब इसमें पोएट्री भी पढ़ने को मिलती है लिटरेचर में, ड्रामा, स्टोरीज, इडियम्स और एक्सप्रेशन की भी जानकारी मिलती है। तो ये सारे पार्ट क्या है, लिटरेरी डेवलपमेंट के हैं, यानी लिटरेचर के हिस्से हैं। लिटरेचर से स्टूडेंट्स में क्रिएटिव थॉट्स डेवलप होते हैं। क्रिएटिव थॉट्स यानी लैंग्वेज संबंधी अच्छी समझ जब होगी तो स्टूडेंट्स लिटरेचर में इंटरेस्ट लेगा, और लिटरेचर में जब अगर उसका इंटरेस्ट अच्छा है तो वो लैंग्वेज से संबंधित चीज़ों को आसानी से गेन कर पाएगा। तो लिटरेचर में जो चीज़ें हैं वहाँ पर लैंग्वेज है, स्टाइल है, स्ट्रक्चर कौन सा यूज हो रहा है, ये सारी चीज़ें उसे ध्यान देने की जरूरत होती है। इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, यानी लिटरेरी डेवलपमेंट अगर बच्चे का हो रहा है तो उसमें कौन कौन से बदलाव आएंगे, क्या होगा, उसका डेवलप होगा इंटरेस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर में, इंटरेस्ट बढ़ेगा। इससे क्या होगा, अंडरस्टैंड क्रिटिकल व्यू, बच्चे में आलोचनात्मक दृष्टिकोण मजबूत होगा, यानी क्रिटिकल व्यू, कोई भी वर्क है उसके प्रति वो अपनी राय प्रकट कर पाएगा, वो क्रिटिकल व्यू होता है। नेक्स्ट है टू डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग, बच्चों में क्रिएटिव आलोचनात्मक सोच विकसित करता है लिटरेचर। नेक्स्ट है टू डेवलप एबिलिटी ऑफ ट्रांसलेशन, बच्चा जब समझ जाता है, कोई भी स्टूडेंट समझ लेता है किसी भी वर्क को, किसी भी पोएम का मीनिंग, तो उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सकता है या किसी दूसरी लैंग्वेज में भी वो ट्रांसलेट कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारी बातें थी, ये लाइन एक्स्ट्रा है, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। अब बढ़ेंगे आगे। अब जो दूसरा टॉपिक है हमारा, प्रॉब्लम्स इन टीचिंग इंग्लिश। प्रॉब्लम्स इन टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया, इंग्लिश इज टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज की तरह यूज होती है। टू बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश वन शुड हैव टू बी प्रोफिशिएंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखो, इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज की तरह इंग्लिश को पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप प्रोफिशिएंट होना चाहते हैं, दक्ष होना चाहते हैं, बहुत अच्छे होने चाहते हैं इंग्लिश में, तो आपको प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, यानी अच्छा होना पड़ेगा इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके जो अन्य हिस्से हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के जो अन्य हिस्से हैं, जो इसके पार्ट्स हैं, उन पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। वो पार्ट्स कौन से हैं, साउंड, यानी इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन आपका बहुत अच्छा हो, वोकैब बहुत ही स्ट्रांग हो आपके, जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोल सकते हैं, उसकी जानकारी अच्छी हो, तभी आप क्या कर पाएंगे, एक अच्छे इंग्लिश के जानकार हो पाएंगे, ठीक है। बट द कंडीशंस, लेकिन कंडीशंस अंडर विच इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया, लेकिन जिन कंडीशंस में इंडिया में इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करने की आवश्यकता है, ठीक है। इंडिया में इंग्लिश टीचिंग की प्रॉब्लम्स क्या हैं, देखते हैं। इंग्लिश टीचिंग क्यों नहीं सफल है इंडिया में, उसकी समस्या है
उसमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं वो देखते हैं। लैक ऑफ क्वालिफाइड एंड एफिशिएंट टीचर्स। अभी भी इंडिया में इंग्लिश के बहुत ही क्वालिफाइड और एफिशिएंट टीचर्स की कमी है। तो दे लैक टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। उनके पास क्या होता है कि इंग्लिश टीचिंग की टेक्निक नहीं है अच्छी, ठीक, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। द प्रोनाउंसिएशन इज फॉल्टी। जो बोलते हैं इंग्लिश वो भी फॉल्टी है, यानी किसी शब्द को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है ये भी अच्छे से नहीं पता है टीचर्स को। ड्यू टू रीजनल इन्फ्लुएंस ऑफ स्पीच हैबिट। और ये जो प्रोनाउंसिएशन उनका फॉल्टी है उसका कारण ये है क्योंकि उनकी इंग्लिश में रीजनल जो लैंग्वेज है, रीजनल इन्फ्लुएंस दिखता है उनके स्पीच में, यानी वो करेक्ट प्रोनाउंसिएट करने के लिए उनकी जो टंग है वो भी एक्सरसाइज्ड ही नहीं, वो अभ्यस्त नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि लैक है किसकी, क्वालिफाइड टीचर्स की कमी है अभी भी इंग्लिश में। दूसरा यह है कि डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। जो भी टीचर पढ़ा भी रहे हैं तो उनका मेथड जो है वो अच्छा नहीं है। दूसरी कमी क्या है, ये कुछ विकल्प में आपको कमियां देखने को मिलेंगी तो आपको पहचानना पड़ेगा, सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफेक्टिव मेथड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि टीचर्स को पढ़ाना किसी दूसरे मेथड से चाहिए लेकिन वो पढ़ा रहे हैं उन्हें जो मेथड आ रहा है उससे। इन इंडिया इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। सबसे ज्यादा मात्रा में यूज किया जाने वाला मेथड है इंडिया में ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। जो भी चीज स्टूडेंट्स बच्चों को नहीं आती है इंग्लिश में है मान लो, तो उस इंग्लिश में लिखी हुई चीज को हिंदी में बता देते हैं, समझा देते हैं। ये ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है या ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड बोलते हैं। ज्यादातर इंडिया में इसी ढंग से इसी वे में पढ़ाया जाता है। इससे होता क्या है, लर्निंग बहुत ही बोरिंग हो जाती है, लर्निंग बोरिंग हो जाती है। बच्चों को हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं तो हिस्ट्री जो इंग्लिश में लिखी है उसे हिंदी में बता देते हैं, बस हो गया। और चाहिए क्या कि हिस्ट्री को समझाइए, हिस्ट्री को आप एक्सप्लोर करना है, बुक में क्या लिखा है क्या, लेकिन वहां तक क्या होता है कि टीचर हिंदी में समझा के ही थक जाता है और स्टूडेंट्स को भी लगता है हाँ चलो बहुत कुछ जान गए हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डिफेक्टिव मेथड है। इससे क्या है कि हमने केवल ट्रांसलेट तो कर दिया लेकिन उसका पूरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ नहीं। तो डिफेक्टिव मेथड भी बहुत जरूरी, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन इंग्लिश टीचिंग में। मदर टंग इज नॉट जुडिशियली यूज्ड। मदर टंग को जुडिशियली का मतलब सही तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है पढ़ाई के समय। जब हम पढ़ाते हैं तो या तो मदर टंग का यूज बिल्कुल नहीं करते तो स्टूडेंट्स कुछ समस्याएं हैं, मतलब स्टूडेंट्स कुछ चीजों को समझ नहीं पाते हैं, वहां पर मदर टंग में बताने की जरूरत होती है। लेकिन अगर कुछ टीचर करते हैं तो वो टोटल अपनी मदर टंग का ही यूज करते हैं। इससे स्टूडेंट को लगता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं या हिंदी पढ़ रहे हैं। मेन फोकस इज पासिंग द एग्जामिनेशन। और पूरे की पूरी जो एनर्जी है वो लगी होती है इसी काम पर, टीचर की और स्टूडेंट दोनों की, पास करने में एग्जाम, स्टूडेंट्स एग्जाम किसी तरीके से पास हो जाए, ठीक। थ्रो क्रैमिंग, क्रैमिंग का मतलब रटंत विधि से रट करके किसी तरह से एग्जाम निकल जाए। न्यू मेथड्स एंड अप्रोचेस आर रेयरली यूज्ड। और नए नए तरीके, नए नए जो अप्रोच हैं उन्हें बहुत ही कम मात्रा में यूज किया जाता है, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी प्रैक्टिकल करने की बहुत ज़रूरत है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में। तो सबसे बड़ी कमी क्या है, लैक ऑफ क्वालिफाइड एंड एफिशिएंट टीचर। दूसरी कमी है डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। अगला है वेरिएशन इन इंग्लिश सिलेबस। सिलेबस में बहुत वेरिएशन है। एज द एजुकेशनल सिस्टम इज नॉट नेशनलाइज्ड, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम पूरे देश का एक जैसा तो है नहीं, इसलिए इंग्लिश के सिलेबस में भी वेरिएशन बहुत ज्यादा है। यूपी बोर्ड में कुछ अलग चैप्टर्स चल रहे हैं, अलग इंग्लिश नियम पढ़ाए जा रहे हैं, उसी तरीके से किसी अदर स्टेट बोर्ड में अलग चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि नेशनलाइज्ड सिलेबस अगर होता है, एजुकेशनल सिस्टम होता है, तो एक ही नियम, एक ही चैप्टर, एक ही सारी चीजें सबको पढ़ाई जाती हैं, तो उसमें हम सुधार कर सकते हैं आसानी से। लेकिन यहाँ पर क्या है, देयर इज नो सिंगल सिलेबस फॉर द होल कंट्री। पूरे देश के लिए कोई एक सिंगल सिलेबस तो है नहीं। इट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हर स्टेट का अपना अपना सिलेबस है, तो ये भी समस्या है एक। लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल। दूसरी बात यह है कि टीचिंग मटेरियल भी कम है इंग्लिश में। ऑडियो विजुअल एड्स बिल्कुल यूज ही नहीं किए जाते हैं, केवल बोल कर समझा दिया जाता है। क्लासरूम में कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाएं, रियल इमेजेस दिखाई जाएं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ज़्यादा समझते हैं। लिंगुआ फोन का यूज किया जाए साउंड को अच्छा बनाने के लिए स्टूडेंट्स के, तो ये सारी चीज़ें हैं। वेरी यूजफुल इन लर्निंग अ लैंग्वेज। तो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स बहुत ज़रूरी हैं। लिंगुआ फोन हो गया जैसे,
जो प्रोनाउंसिएशन है उसे सही करने के लिए, फिल्म स्ट्रिप्स हैं, टेप रिकॉर्डर है, फ्लैश कार्ड है, पिक्चर्स, ये सारे क्या हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, और ये बहुत जरूरी होते हैं लैंग्वेज टीचिंग के लिए, और हेल्प इन लर्निंग द लैंग्वेज क्विकली एंड इफेक्टिवली, बट इन इंडिया दीज आर रेयरली यूज्ड। लेकिन इंडिया में टीचिंग लर्निंग मटेरियल पर कोई फोकस नहीं रहता, किसी भी क्लासरूम में आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है ओवर क्राउडेड क्लासेस। ओवर क्राउडेड क्लासेस, इंडिया में जो समस्या है सबसे बड़ी, वो इंडिया सेकेंड पोजीशन तो है, हैविंग द सेकेंड पोजीशन इन द वर्ल्ड इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में तो सेकेंड पोजीशन है इंडिया की। तो इस चक्कर में होता क्या है कि ओवर क्राउडेड क्लासेस हो रही हैं, एक क्लास में जितनी संख्या होनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा तक मिल जाती है। इस तरह से इंडिविजुअल अटेंशन है जो पर स्टूडेंट्स पर, हर बच्चे पर ध्यान देना बहुत मुश्किल है, इज नॉट पॉसिबल विच इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, जो कि लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ओवर क्राउडेड क्लासरूम भी एक समस्या है इंग्लिश टीचिंग की। नेक्स्ट है इंग्लिश अल्फाबेटिक सिस्टम। देयर आर 44 साउंड्स, देखिए 44 साउंड्स होते हैं, 44 साउंड्स होते हैं, 44 ध्वनियां होती हैं, और अल्फाबेट देयर आर ओनली 26 लेटर, 26 लेटर हैं, इन्हें 44 तरीके से बोला जाता है, ठीक है। 44 साउंड्स होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे एक बार पूछा जा चुका है, तो ओनली 26 लेटर्स हैं। दिस मेक्स द लर्निंग कंफ्यूजिंग बिकॉज का इज प्रोनाउंस्ड बाय द लेटर के एज इन काइट, काइट में तो का को बोलते हैं इस तरह से, और यहाँ पर कैट में सी को का बोल दे रहे हैं, ठीक। तो ये कंफ्यूजन है बहुत बड़ा। तो अल्फाबेटिक सिस्टम भी इंग्लिश का बहुत अच्छा नहीं है, ये भी एक समस्या है, यानी 26 लेटर को 44 तरह से बोला जा सकता है, तो ये भी एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये भी एक समस्या है। अगला है डिफेक्टिव लर्निंग सिस्टम। लर्निंग सिस्टम भी डिफेक्टिव है। इन इंडिया एग्जामिनेशन इज द बिगिनिंग एंड द एंड, एग्जामिनेशन ही सबसे बड़ी चीज है, शुरुआत हो चाहे अंत हो, एग्जामिनेशन पे ही फोकस है। बट द एग्जामिनेशन सिस्टम इज डिफेक्टिव, लेकिन एग्जामिनेशन सिस्टम ही ठीक नहीं है। तो डिफेक्टिव लर्निंग सिस्टम, इट प्रमोट्स रोट लर्निंग, और जो एग्जामिनेशन है, जब नंबरों की ही बात होगी, ग्रेड की ही बात होती रहेगी, तो बच्चे क्या करेंगे, रोट लर्निंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, रटने पर ज्यादा फोकस करेंगे, और रटना ही हानिकारक है, रटना है ही नहीं। पूरी जो स्टडी है, पूरी जो लर्निंग है, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डिफेक्टिव लर्निंग सिस्टम है जो कि प्रमोट करता है रोट लर्निंग को, रटने को। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव। कोई क्लियर कट ऑब्जेक्टिव नहीं है इंग्लिश पढ़ाने का। स्टूडेंट डू नॉट नो व्हाई दे आर लर्निंग इंग्लिश, स्टूडेंट्स को ही नहीं पता होता है व्हाई दे आर लर्निंग इंग्लिश, उन्हें खुद नहीं पता कि हम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस क्लास में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें हम क्या सिखाने वाले हैं, ये उद्देश्य होने चाहिए। एंड टीचर्स डू नॉट नो, और टीचर्स को ये नहीं पता व्हाई दे आर टीचिंग इंग्लिश, उन्हें खुद नहीं पता कि हम पढ़ा क्यों रहे थे। यानी उन्हें दे दी गई ये बुक, उन्हें दे दिया गया सिलेबस, ये चैप्टर है, पढ़ा दो। अब स्टूडेंट्स को भी नहीं पता क्यों पढ़ रहे हैं, और टीचर्स को भी नहीं पता क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके कोई क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स है नहीं, उद्देश्य है नहीं, ठीक है। बोथ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स हैव ओनली वन एम, केवल दोनों का एक ही उद्देश्य है, टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक, केवल एग्जामिनेशन पे फोकस है। तो क्लियर कट ऑब्जेक्टिव, क्लियर कट उद्देश्य ना होना भी इंग्लिश की एक समस्या है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में, ठीक। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट है, इसी से संबंधित क्वेश्चन है, वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन है, इज अ प्री रिक्विजिट टू लर्निंग अ लैंग्वेज, लैंग्वेज पढ़ने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है, प्री रिक्विजिट का मतलब है कि इंपॉर्टेंट शर्त क्या है। तो मोटिवेशन, रीडिंग स्टोरीज, नोइंग वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, नॉलेज ऑफ ग्रामर। तो लर्निंग अ लैंग्वेज, लैंग्वेज सीखने के लिए रीडिंग स्टोरीज जरूरी इतना नहीं है, नोइंग वर्ड्स और देयर मीनिंग्स तो जान ही जाओगे, नॉलेज ऑफ ग्रामर भी आपको हो ही जाएगा जैसे आप लैंग्वेज पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है, मोटिवेशन, ठीक, मोटिवेशन, चाहे इंग्लिश की बात हो, चाहे लैंग्वेज की बात हो, या कोई और सब्जेक्ट हो, सबसे पहली शर्त यह है कि मोटिवेट होना चाहिए स्टूडेंट्स, वो काम करने के लिए तत्पर होना चाहिए। थॉर्नडाइक का नियम क्या कहता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट, लैंग्वेज का हिस्सा कौन सा नहीं, लैंग्वेज का भाग क्या नहीं है, इसमें से लैंग्वेज का पार्ट क्या नहीं होता है। स्ट्रक्चर होता है,
साउंड होता है, स्क्रिप्ट वोकैब, किसी भी लैंग्वेज का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज का, जैसे इंग्लिश का है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। साउंड भी होता है, जैसे हमारे 26 लेटर्स हैं, इनके जो प्रोनाउंसिएशन ये 44 है, ये साउंड भी होता है। वोकैब भी होती है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब वोकैब के हिस्से हैं, किसी भी लैंग्वेज में होते हैं। तो लैंग्वेज के कंपोनेंट्स इसमें से सारे हैं, कौन सा नहीं, स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज का कंपोनेंट थोड़े हैं, स्क्रिप्ट किसी न किसी लैंग्वेज में लिखी जाती है, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट इज नॉट लैंग्वेज कंपोनेंट, लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, ये स्क्रिप्ट लैंग्वेज से बनती है, लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज दैट द लर्नर ऑलरेडी नोज। जो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज स्टूडेंट जानता है, सेकेंड लैंग्वेज को अगर एक्वायर कर रहा है तो द लर्नर ऑलरेडी नोज, तो उस पर इन्फ्लुएंस तो आएगा ही उस लैंग्वेज का जो वो पहले से जानता है। सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करना चाहता है, एक्वायर कर रहा है, पहली लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस उसकी सेकेंड लैंग्वेज पर शो हो रहा है, तो द लैंग्वेज इज, द इन्फ्लुएंस इज क्या है, इंटर लैंग्वेज, सिस्टमेटिक एरर, लैंग्वेज ट्रांसफर या फोनोलॉजी। इंटर लैंग्वेज की बात ही नहीं हो रही है, सिस्टमेटिक एरर नहीं है, फोनोलॉजी ध्वनि संबंधी कोई बात नहीं हो रही है, ये लैंग्वेज ट्रांसफर हो रही है, यानी हम दूसरी लैंग्वेज को सीख रहे, उस पर पहली लैंग्वेज का प्रभाव है, क्या है, ट्रांसफर ही तो हो रहा है लैंग्वेज का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, टू कॉम्पिटेंसी एरियाज विच गिव अ लैंग्वेज लर्नर इन प्रोग्रेस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट कॉम्पिटेंसी आर। टू कॉम्पिटेंसी एरिया विच गिव अ लैंग्वेज लर्नर इन प्रोग्रेस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट कॉम्पिटेंसी आर। देखो, टू कॉम्पिटेंसी एरिया कौन से दो क्षेत्र हैं, विच गिव लैंग्वेज लर्नर, जो कि लैंग्वेज के सीखने वाले को इन प्रोग्रेस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट कॉम्पिटेंसी, यानी कम्युनिकेट अच्छे से कर पाए, ऐसी एबिलिटी लैंग्वेज लर्नर को कौन से दो एरिया से मिलती है। तो ऑडियो और एक्सप्रेसिव, ऑडियो क्वालिटी उनमें अच्छी हो, एक्सप्रेसिव अच्छे हो, या ग्रामर और फोनेटिक उनकी अच्छी हो, या लिंग्विस्टिक और सोशियो कल्चरल अच्छा हो, डिस्कोर्स और एक्सेंट। देखिए, ऑडियो और एक्सप्रेसिव बहुत जरूरी अभी है नहीं, क्योंकि लैंग्वेज लर्नर जो है उसे कम्युनिकेट करने की क्षमता आ जाए, उसके लिए जो बेसिक नीड है, उसे ग्रामर की समझ होनी चाहिए, बच्चे को ग्रामर की समझ हो, और उसका फोनेटिक जो सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, यानी ग्रामर की समझ से उसमें जो भी रूल्स हैं, इंग्लिश के जो नियम हैं, वो सारे उसे पता होने चाहिए, पता होंगे। और फोनेटिक का मतलब यह है कि उसे साउंड की, किसी बात को, किसी शब्द को कहाँ से बोलना है, किस पिच से बोलना है, किस टोन में बोलना है, कितना स्ट्रेस देना है, ये सारी बातें उसे साउंड से यानी फोनेटिक्स से सीखने को मिलती हैं। तो कोई भी कंपिटेंट कम्युनिकेटर बनना चाहता है इंग्लिश का, तो उसे दो फील्ड हैं उन पे काम करने की जरूरत है, पहला ग्रामर और फोनेटिक्स, ठीक। लिंग्विस्टिक का मतलब भाषा संबंधी बहुत उसे अच्छी खासी जानकारी, सोशियो कल्चर, यहाँ ये भी इतना इंपॉर्टेंट, डिस्कोर्स एंड एक्सेंट भी ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कॉम्पिटेंसी एरिया दो ही है, ग्रामर और फोनेटिक। नेक्स्ट है, पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस विथ रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज एक्विजिशन अमंग यंग चिल्ड्रन। पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस विथ रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन की अगर बात करें तो अगर स्टिमुलस स्ट्रांग नहीं है, यानी पॉवर्टी है, स्टिमुलस अच्छा नहीं दे पा रहे हैं लैंग्वेज लर्नर को एमंग यंग चिल्ड्रन, खासतौर पे वो लर्नर जो छोटे बच्चे हैं अभी, इम्प्लाइज दैट दे वुड, तो फिर ऐसे में होगा क्या, दे वुड नॉट रिकॉग्नाइज ह्यूमन लैंग्वेज, ऐसा तो है नहीं। खैर, अगर स्टिमुलस बहुत स्ट्रांग नहीं, उद्दीपन उन्हें अच्छा नहीं दे रहे हैं आप, तो ऐसा तो नहीं कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को पहचान ही नहीं पाएंगे, ये ह्यूमन लैंग्वेज है या जानवरों की लैंग्वेज है, इतना तो खैर नहीं होगा। नीड मोर स्टिमुलस एट होम फॉर लर्निंग लैंग्वेज, अगर बच्चों को क्लास में या जहाँ पर भी उनका सीखने का माहौल है, वहाँ पर स्टिमुलस अच्छी खासी नहीं मिल पाती, यानी वो अच्छा खासा मोटिवेशन वहाँ से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें जरूरत होगी मोर स्टिमुलस की एट होम, कि घर पर उन्हें अच्छा माहौल मिले, घर पर वो चीजें मिले जिससे वो उस लैंग्वेज से, उस लैंग्वेज के लिए प्रेरित हो, फॉर लर्निंग लैंग्वेज, ठीक। एक्सप्रेस देमसेल्फ अनग्रामेटिकली, ये भी नहीं है, रीड लेटर भी नहीं।
तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगर लैंग्वेज लर्नर को, छोटे बच्चों को अगर पॉवर्टी मिलती है, यानी पॉवर्टी की मतलब कमी रहती है स्टिमुलस की, स्कूल में जाते हैं, पॉवर्टी का मतलब क्या है, स्टिमुलस की पॉवर्टी का मतलब यह है कि बच्चा अगर स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ता है, वहां उसे ना तो ऑडियो विजुअल एड्स मिलते हैं, ना टीचर ही इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ठीक है, ना ही कुछ उसे दो चार बातें भी नहीं उसे सिखाई जाती हैं, उसे लिखने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता, उससे ये भी नहीं कहा जाता कि अपने घर के सदस्यों के नाम इंग्लिश में लिखो। इसका मतलब क्या है कि उसे स्टिमुलस ही नहीं दे रहे हैं हम इंग्लिश लर्न करने के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि अगर उसे और कहीं नहीं मिल रहे हैं तो उसे मोर स्टिमुलस मिले, कहां पर, घर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फिफ्थ का बी। और इतनी ही सारी बातें थी आज की क्लास के लिए। आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, वो भी कल की क्लास में, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।